स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट पार्ट में पढ़ा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चार लगभग टोटल 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होते हैं मॉलिक्यूल्स में, उसमें से चार हम लोग पढ़े, लेकिन आगे हम लोग कैरी करेंगे मेनली दो को, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को। तो जो सारे कंडीशंस पढ़े उसके अकॉर्डिंग कुछ ये कंसेप्ट आता है, एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? Asymmetric molecules means these are the molecules which do not have any एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब जो 23 है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, उनमें से एक भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। और एक होता है डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग कहेंगे सच मॉलिक्यूल्स do not have POS and COS। यानी कि कह सकते हैं कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, उसको हम लोग डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब हम लोग चलते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी पर वापस। हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी पर, ऑप्टिकल एक्टिविटी या इसी को हम लोग ये कायरलिटी भी कहते हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में तो बताए थे कि ऐसा किसी भी कंपाउंड का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर दे अपने ओरिजिनल पोजीशन से, उस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इस घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव कोई होता क्यों है? ऑप्टिकल एक्टिविटी का स्टडी ये किया गया, ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड होता क्यों है। इस चीज को स्टडी करने के लिए शुरू में जो लुईस पास्चर, उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने देखा क्या, वो पहले क्रिस्टल का स्टडी कर रहे थे, जैसे पोटासियम टार्टरेट, इसका क्रिस्टल का वो स्टडी कर रहे थे। तो स्टडी करने के दौरान जब उसको वो उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें दो तरह के क्रिस्टल्स मिले, और वो क्रिस्टल जो थे वो दो तरह के क्रिस्टल मिले, और वो क्रिस्टल का बिल्कुल मान लीजिए एक क्रिस्टल को हम लोग सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट अगर मान लीजिए करते हैं कि ये क्रिस्टल का शेप ऐसा है, इस तरह से है, तो दूसरा क्रिस्टल का शेप बिल्कुल इस तरह से, ऐसा मतलब इस तरह से देखा गया कि ये
ऐसे ऐसे इस तरह से। मतलब यहाँ अगर हम लोग एक प्लेन मिरर रख दें तो इसका ये क्या है, मिरर इमेज है एक तरह से। इस तरह के दो तरह के क्रिस्टल देखे पोटासियम टार्ट्रेट का। तो जब इसका स्टडी किया गया, अब इसको अलग अलग किया उन्होंने, इसको भी अलग किया, इसको भी अलग किया। तो जब दोनों को अलग किया और उससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया, तो ये भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया और ये भी रोटेट कर दिया अलग अलग। लेकिन जब दोनों का मिक्सचर लिया गया इक्वल प्रोपोर्शन में, वहां से लाइट पास किया गया, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं हुआ। तो इस तरह से उन्होंने शुरू में बताया कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो वजह है ऑप्टिकल एक्टिविटी का। लेकिन फिर बाद में जब इसको क्रिस्टल को वाटर में डिसॉल्व किया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूशन बना तो क्रिस्टल तो टूट गया, रप्चर कर गया, टूट करके घुल गया, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अब उस सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट जब पास किया गया तो देखा गया क्या कि वो भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है वो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से ऑप्टिकल एक्टिविटी का यहाँ लेना देना नहीं है। अब आ गया मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि वो तो टूट गया, हर मॉलिक्यूल अलग अलग हो गया, यानी कि अब मॉलिक्यूलर लेवल पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन किया गया। और इसमें फिर कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसको अब हम लोग यहाँ देखते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण इतना स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण जो इसमें बताया जाता है वो होता है कायरलिटी। कायरलिटी को ऑप्टिकल एक्टिविटी का कारण बताया गया। कायरलिटी क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है किसी मॉलिक्यूल का, ये प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है। तो कायरलिटी क्या हो जाएगा? कायरलिटी एक्चुअली ये जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब होता है हैंडेडनेस। हैंडेडनेस क्या होता है? हैंडेडनेस मतलब हाथ के जैसा। ये हाथ, अगर हम प्लेन मिरर के सामने इस हाथ को रखेंगे ऐसे, तो और इसका जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगा ये बिल्कुल ये बायां हाथ ये होगा। तो ये दाहिना हाथ और बायां हाथ क्या है? ये जो दाहिना हाथ और बायां हाथ एक दूसरे का मिरर इमेज है। अब क्या ये आइडेंटिकल है या सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल का मतलब आइडेंटिकल, यहाँ यही मीनिंग रखिएगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मीन्स नॉन आइडेंटिकल, सुपर इम्पोजेबल मीन्स आइडेंटिकल। तो ऐसे तो देख रहा है कि ऐसे ये ढक लिया मतलब सुपर इम्पोजेबल, ऐसा नहीं। सुपर इम्पोजेबल का मतलब आइडेंटिकल, क्या ये हाथ और ये आइडेंटिकल है? तो ऐसे तो देखने में लग रहा है, इसमें भी एक थंब है, यहाँ भी थंब है, ये 4 फिंगर्स, यहाँ 4 फिंगर्स है, तो फिर ये तो आइडेंटिकल ही लग रहा है। डिफरेंट कैसे? अगर ये आइडेंटिकल होता तो बताइए, इस हाथ में जो ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स, वो ग्लव्स इस हाथ में पहन सकते हैं क्या? दोनों का अलग अलग होता है ना। ये हाथ से नीटिंग किया हुआ जो ग्लव्स होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो ऐसे आपको जो मिलेगा, या क्रिकेट का ग्लव्स देखिएगा, दोनों हाथ में, दोनों का अलग अलग होता है। इस हाथ का ग्लव्स को इस हाथ में नहीं पहन सकते, यानी दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज हुआ, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं हुआ क्योंकि आइडेंटिकल नहीं है। अब प्लेन मिरर के सामने आप दाहिना पैर का जूता को रखिए, तो क्या होगा? आपको जो इमेज बनेगा लगेगा कि बिल्कुल बायां पैर का जूता वहाँ रखा हुआ है। तो दाहिना पैर का जूता और बायां पैर का जूता एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन क्या वो सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल मीन्स
आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है क्या? आइडेंटिकल वो नहीं है। आइडेंटिकल होता कोई भी जूता, तब अगर आइडेंटिकल होता तो कोई भी जूता को किसी भी पैर में पहन सकते थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दाहिना पैर का वो अलग पहचान है, बायां पैर के जूते का अलग पहचान है, तो वो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो शू का ये जो प्रॉपर्टी जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है वो उसका कायरलिटी हो गया। तो ये तो हम लोग डेली यूज का सामान देख रहे हैं। उसी तरह से हम लोग अगर लेते हैं कोई, मान लीजिए लोहे की कांटी, आयरन नेल, उसको मिरर के सामने रखिए, बिल्कुल इमेज कैसा होगा वैसा ही होगा, वहाँ पर कोई चेंज है, उसको हर तरह से घुमा के देखिए सेम होगा, तो वो सुपर इम्पोजिबल हो गया, आइडेंटिकल हो गया। लेकिन लोहे का स्क्रू, आयरन स्क्रू जो होता है, जैसे पेंच बना हुआ होता है, उसको मिरर के सामने रखिए, क्या होगा? तो पेंच अगर देखिएगा तो उसका इसमें अगर ऐसे पेंच है तो वहाँ उसका उल्टा आ जाएगा, यानी कि दोनों सेम नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि स्क्रू नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दे रहा है तो वो हो जाएगा कायरल। लेकिन अब अगर आयरन नेल सुपर इम्पोजेबल दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एकायरल, मतलब नॉट कायरल। ठीक उसी तरह से आप ले लीजिए सॉक्स, हम जैन सॉक्स की बात कर रहे हैं। सॉक्स ले लीजिए तो सॉक्स में दाहिना पैर बायां पैर का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता। आप दाहिना पैर का बायां पैर में, बायां पैर का दाहिना पैर में पहन सकते हैं, दोनों सेम होता है, तो वो हो जाएगा। वो अगर दाहिना पैर का सॉक्स का इमेज बनाए तो वो बायां पैर का सॉक्स जैसा बनेगा, लेकिन दोनों सेम है तो वो आइडेंटिकल हो गया। सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज दिया यानी सॉक्स हो जाएगा वो एकायरल। लेकिन वही लेडीज सॉक्स लीजिए, उसमें अंगूठा बना हुआ रहता है, तो वो दाहिना पैर का बायां पैर में नहीं पहन सकते, वो मिरर इमेज हुआ, तो वो फिर कैसा हो जाएगा? एकायरल। तो इसी कंडीशन को कायरलिटी मीन्स हैंडेडनेस, दोनों हाथ के बीच का रिलेशन, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देना। तो कायरलिटी क्या हो जाएगा? कायरलिटी जो होगा, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of any molecule या any species due to which it gives non super impossible mirror image। वो मॉलिक्यूल जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देता है उसको कायरल मॉलिक्यूल कहेंगे, और जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, द मॉलिक्यूल which gives non-superimposable mirror image is called chiral molecule। इसको हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। कायरल मॉलिक्यूल, कायरल का मतलब ही हो गया ये ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होने का कंडीशन है कि उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देना चाहिए।
तो अब देखिए हम लोग तो सॉक्स, शूज, हैंड, ये सब का तो बात कर लिए। ये तो हम लोग देखते हैं, ग्लव्स, ये हम लोग देखते हैं डेली। तो ये तो इस पर तो स्क्रू, नेल, ये सब देखते हैं, डेली लाइफ का चीज़ है, देखते हैं। तो यहाँ हम लोग बता दिए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। लेकिन मॉलिक्यूल जो हमें दिखता ही नहीं है तो उसका इमेज कैसा होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। तो इसको समझने के लिए साइंटिस्ट ने इजी तरीका दिया कि कोई मॉलिक्यूल कायरल होगा या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर समझ सके। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस वो दिया गया। तो उसी को हम लोग कहते हैं कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी और कंडीशंस फॉर कायरलिटी, जिसमें कंडीशन दो तरह का है, नेसेसरी कंडीशन और एक सफिशिएंट कंडीशन। तो हम लोग उन कंडीशंस को यहाँ डिस्कस करते हैं। कंडीशंस और कायरलिटी या ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या कंडीशन होता है? तो कंडीशंस को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। एक होता है नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस, और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। हालांकि सफिशिएंट कंडीशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल है। सफिशिएंट कंडीशंस ये क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल। ये एक्सपेरिमेंट करके ही जाना जाएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलना। इसलिए मेन कंडीशन में हम लोग ये नेसेसरी कंडीशंस को ही लेते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस हम लोग इसमें क्या लेते हैं कि द मॉलिक्यूल मस्ट नॉट हैव एनी element of symmetry or must not have at least two plane of symmetry, center of symmetry, और एक है alternating axis of symmetry। तो कंडीशन में यही हम लोग लिख सकते हैं, the molecule must not have POS, COS and AAOS. So plane of symmetry, center of symmetry और alternating axis of symmetry। मॉलिक्यूल में ये तीन नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो एक और बताए थे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, वो रहने पर भी कायरल हो सकता है मॉलिक्यूल, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। ये तीन, और जनरली जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होता है जनरली। लेकिन इसका एक्सेप्शन एक है जो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं कि ये इस तरह से यहाँ पर n और फिर ये इस तरह से
यहाँ हम लोग लेते हैं तो N का 4 बॉन्ड ये प्लस, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी मिथाइल लिए तो यहाँ H और ये इधर H और ये मिथाइल, उसी तरह से फिर यहाँ मिथाइल और H और ये यहाँ पे H और मिथाइल, ये जो होगा यहाँ पर, इसमें यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लेकिन POS और COS नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज हम लोग इस तरह का कंडीशन में एक्सेप्शन आएगा। अदरवाइज जनरली जिस मॉलिक्यूल में POS नहीं है, COS नहीं है, तो AAOS भी नहीं होता, इसलिए हम लोग मेनली इसी दोनों को देखेंगे और इसी से एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ये मीथेन, तो मीथेन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इन दोनों को ऐसे बताए थे हम, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखिए यहाँ से सीधा इधर जाइए आगे, तो इसके ये पॉइंट अगर लेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ तो इसका इमेज आना चाहिए, नहीं है इसका आगे, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब इसको हटाकर हम लोग दूसरा एक मॉलिक्यूल डाल देते हैं, ये दूसरा एक ग्रुप डाल दिए, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे तो प्लेन पास करेगा, इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से पास कर सकता है, तो यह अब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ये भी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको भी हटा दिए, यहाँ पर एक दूसरा ग्रुप लगाए जो इन दोनों से, ये जो पहले तीनों ग्रुप है उन तीनों से डिफरेंट है, तो अब भी यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होगा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये भी अभी भी कायरल नहीं होगा। अब हम इसको हटाकर ऐसा ले लिए, तो इसमें चारों डिफरेंट हो गया, तो चारों डिफरेंट हो गया, तो अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होगा ही नहीं, यानी कि ये कायरल हो जाएगा। तो यही हम लोग का कंडीशन इस तरह से यहाँ पर जो लिया गया कि अगर एक कार्बन से ये चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाए, यहाँ पर इस जगह ABCD चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़ जाए, तो इसमें POS भी नहीं होगा और COS भी नहीं होगा, तब ऐसा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। देखिए ये तो आसान है स्टडी करना, ऐसे कौन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देगा नहीं देगा वो डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग इस मेथड से अगर चेक करें तो ये इजी हो जाता है पता करना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऐसा कार्बन जिससे ये चारों डिफरेंट ग्रुप जुटा रहता है, इस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हुआ नेसेसरी कंडीशन कि मॉलिक्यूल मस्ट नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब दूसरा कंडीशन जो यहाँ पर है, दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, ये सफिशिएंट कंडीशन, ये सफिशिएंट कंडीशन हम लोग जो लेते हैं, सफिशिएंट कंडीशंस। तो सफिशिएंट कंडीशंस में क्या होता है, इसमें सबसे ये एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल को अगर एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम लोग ये नेसेसरी कंडीशन का ही यूज करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन ऐसे मैं बता दे रहा हूँ। सफिशिएंट कंडीशन में पहला तो ये है सफिशिएंट कंडीशन कि इसमें एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा
वो एप्रिसिएबल होना चाहिए। एंगल ऑफ रोटेशन, ये जो होगा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा, एंगल ऑफ रोटेशन शुड बी एप्रिसिएबल, शुड बी एप्रिसिएबल, मतलब ये नेग्लिजिबल नहीं होना चाहिए। अगर जैसे देखिए यहाँ कार्बन, इसके साथ 4 ग्रुप हम लोग लिए, अगर यहाँ इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल और हेक्साइल, यहाँ पर हेक्साइल HX ये ऐसे अगर लिए तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्यूटाइल, ये जो यहाँ पर है चारों तो डिफरेंट है, तो कार्बन तो एसिमेट्रिक है, ऐसे सिंबलाइज किया जाता है इसको, तो एसिमेट्रिक कार्बन तो है, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम जब है तो ये तो इस कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए, इसको तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन इसका जो थीटा होता है ये नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम, इतना कम होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से ये ऑप्टिकली, इनफैक्ट जो इसको प्रैक्टिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव ही कहा जाता है इसको, जबकि यहाँ चारों डिफरेंट ग्रुप तो है, इसलिए ये एक कंडीशन हुआ कि एंगल ऑफ रोटेशन शुड बी एप्रिसिएबल। दूसरा ये सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हम लोग जो कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में घुलाकर सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उस सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं, तो वो जो सॉल्यूशन ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जहां उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, या जो डिसिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल वो मेंटेन रहना चाहिए, डिसिमेट्री चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। द मीडियम must maintain the dissymmetry of the molecule, especially during मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल को जब मेजर करते हैं उस समय मेंटेन रहना चाहिए। कुछ सॉल्वेंट ऐसा है जिसमें जैसे 2-ब्यूटेनॉल का प्योर एनहांसर लिए और वाटर में डाल दिए, वहाँ थोड़ा सा भी एसिड डालेंगे तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन मेंटेन नहीं रहता, वहाँ मॉलिक्यूलर जो डिसिमेट्री है वो मेंटेन नहीं रहता, तो फिर वो तो कुछ अभी मेजर करेंगे एंगल कुछ आएगा, कुछ देर बाद मेजर करेंगे एंगल कुछ आएगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये हुआ सफिशिएंट कंडीशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे कंसेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। Concept of asymmetric carbon atom। एसिमेट्रिक कार्बन एटम, इसमें जो होता है एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या इसको हम लोग ये कायरल कार्बन भी कहते हैं, कायरल कार्बन एटम, है ना, ये कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम किसको कहते हैं अभी तो हमने एक्सप्लेन किया ना, वो मॉडल से भी बताया कि द कार्बन एटम टू विच 4 different
for different atoms or groups remain attached. It's called asymmetric or chiral कार्बन एटम। ये chiral कार्बन एटम ये होना चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन एटम या chiral कार्बन एटम, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुटा हुआ रहेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप जुटा हुआ है तो ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं, या डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं C और उसमें स्टार मार्क से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे एसिमेट्रिक कार्बन एटम, यानी कि ये कार्बन से ये चारों ग्रुप ये डिफरेंट होना चाहिए, ये चारों डिफरेंट, तब ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा। इसको एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहेंगे। तो किसी एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है वो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम का नंबर यहाँ पर एक से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ हम लोग ऐसे लेंगे कि नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, या किसी मॉलिक्यूल या कोई स्पेसिस आयन भी हो सकता है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन ए मॉलिक्यूल, यहाँ क्या हो सकता है, ये मे बी 1, यहाँ पर ये मे बी 1, ओनली 1, केवल एक अगर होगा, तो अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है यानी एक कायरल कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, हमेशा ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा अगर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम है तो। और यहाँ क्या हो जाएगा, मोर देन वन, अगर एक से अधिक भी हो सकता है। एक से अधिक अगर होगा तो फिर ये देखना होगा, मान लीजिए ये सिमिलर, यहाँ पर मान लीजिए ये डिफरेंट यानी डिसिमिलर, सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, यानी कि इस तरह से है कि मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिविजिबल नहीं हो। तो अगर ऐसा है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इस तरह से होगा। और फिर यहाँ पर अगर सिमिलर है तो सिमिलर होने से यहाँ पर यानी कि मॉलिक्यूल देख के लगे कि ये 2 पार्ट में बढ़ जाए, ऐसा अगर हो तो यहाँ क्या हो सकता है, ये मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं, यहाँ पर CH3 स्पेस CH
यहाँ पर इस जगह हम लोग लेते हैं CH2 और CH3। यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसे एक मिनट, CH2 CH3 और यहाँ पर हम लोग ले लिए एक Cl। तो बताइए एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ है, तो इस जगह एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये जो होगा, यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर Cl और इधर हम लोग लिए एक CH3। यहाँ पर CH3 एक्चुअली ये पूरा ग्रुप ही कंसिडर किया जाता है, और CHH और फिर यहाँ CHH और H। तो यहाँ क्या होगा, इसके साथ ये केवल यहाँ कार्बन ऐसा नहीं है, पूरा ग्रुप को देखते हैं और ये इधर पूरा ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस जगह इसके साथ ये डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितना है, 1। तो 1 अगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल, ऑलवेज कायरल। और कायरल का मतलब यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्या, इसमें हम लोग लिए CH3 CH, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH, इधर Br और यहाँ CH3। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह ये जो H है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H, और यहाँ पर भी H को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस कार्बन के साथ CH3 Cl H और ये पूरा ग्रुप, ये डिफरेंट, ये एसिमेट्रिक हो गया। ये कार्बन से भी डिफरेंट ग्रुप है, ये भी एसिमेट्रिक हो गया। तो दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितना हो गया, 2। अब दोनों सिमिलर है क्या या डिसिमिलर, वो चेक कीजिए। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर Cl है, यहाँ Br है, ये सिमिलर है ही नहीं, ये डिसिमिलर है, यानी डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज, ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल हो जाएगा, ये हमेशा कायरल होगा। ठीक उसी तरीके से हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल लेते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल, जैसे हम लोग थर्ड मॉलिक्यूल यहाँ लेते हैं CH3, यहाँ CH, इधर Cl, यहाँ CH, इधर Cl और यहाँ CH3। तो इस जगह H को अगर हम ऐसे लेते हैं, यहाँ पर हम लोग H को ऐसे लेते हैं, तो क्या होगा, ये तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ, लेकिन ये देखिए 2 पार्ट पे ये बढ़ सकता है। तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ 2 है, लेकिन दोनों कैसा है, यहाँ सिमिलर। तो सिमिलर होने से अब क्या हो सकता है, इट मे बी कायरल और अकायरल, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो कब कायरल और कब अकायरल, तो इसका एक फिशर प्रोजेक्शन होता है। ऐसे अगर लिखते हैं, मान लीजिए हम लोग हालांकि फिशर प्रोजेक्शन, वेज डेंस प्रोजेक्शन के बारे में पहले कंफर्मेशन में थोड़ा बहुत पढ़े थे, फिर यहाँ दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ CH3 लिख दिए, यहाँ CH3 लिख दिए और इसमें HCl, यहाँ H और Cl, यहाँ पर अगर Cl और H, तो यहाँ क्या होगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये इसमें होता है कि ये दोनों ऊपर होगा, ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन का ये रूल है, हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन होता है,
वर्टिकल लाइन बिलो द प्लेन, हम बताएंगे मॉडल के थ्रू। तो ये इस H का ये इमेज होगा, इस Cl का ये इमेज होगा, इस CH3 का ये CH3। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है, ये तो अकार्नल हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऐसे, उसी तरह से फिर हम लोग एक लिए ऐसे CH3 और यहाँ CH3, और इधर हम लोग लेते हैं H और Cl, यहाँ पर H और यहाँ Cl। तो क्या होगा, यहाँ तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ये नहीं है, यानी POS इज एब्सेंट, लेकिन सेंटर तो लग रहा है कि है, कि यहाँ से अगर ये पॉइंट लें तो इधर Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ H, ऐसे इधर CH3, लेकिन ऐसा है नहीं। ये प्लैनर मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, ये तो ऊपर होगा। और हमने क्या बताया था सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, अगर ये Cl ऊपर है तो Cl नीचे होना चाहिए, लेकिन ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, तो यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इस जगह नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कायरल हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग इसका और एक मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं इस तरह से, ऐसे अगर लें, यहाँ CH3, ये CH3, और यहाँ पर ऐसे, अब इधर ClH, इसको पलट दिए ClH, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग ऐसे लेते हैं CH3 और इधर H यहाँ Cl और इधर H यहाँ Cl, तब तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। और प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे ही हो गया, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कायरल। तो देखिए इसमें जब दो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है और सिमिलर है, तो ये कुछ कंडीशन में कायरल हो गया, कुछ कंडीशन में कायरल हो गया। अब अगर हम लोग लेते हैं जैसे COH और यहाँ पर ऐसे हम लोग लेते हैं यहाँ CHOH, फिर यहाँ पर CHOH, फिर इस जगह हम लोग लेते हैं CHOH, फिर यहाँ पर हम लोग लेते हैं इस जगह CH और OH, और फिर यहाँ CH और H, यहाँ पर OH। ये बताइए इस जगह कितना एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा क्या, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, होगा नहीं, ये तो एसिमेट्रिक होगा नहीं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन OH, ये और इसके नीचे पूरा को एक ग्रुप मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो डिफरेंट है, ये एसिमेट्रिक होगा। अब इसको लीजिए तो इसके इधर HOH डिफरेंट है, लेकिन इधर लग रहा है कि HCOH, ये दोनों तो सेम हो गया। सेम होने से इसका मतलब ये ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पूरा ग्रुप ये और इसके नीचे ये पूरा लेंगे तो डिफरेंट होगा। तो ये एसिमेट्रिक, उसी तरह से ये भी एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक, ये तो नहीं होगा, यहाँ दोनों हाइड्रोजन है। तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम कितना है, 4 है, लेकिन मॉलिक्यूल क्या 2 पार्ट में बटेगा। यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं इधर 3 कार्बन, इधर नीचे 3, तो ये दोनों तो सेम है नहीं, यानी कि ये बटेगा नहीं और ये डिफरेंट माना जाएगा एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल हो जाएगा, ये कायरल। इसी तरह से अगर हम लोग लेते हैं यहाँ 5 नंबर, अगर हम लोग C, यहाँ H, इधर H और यहाँ OH, ऐसे, फिर यहाँ C, H और OH, फिर यहाँ पर C, H और OH, फिर अगर हम लोग लेते हैं
यहाँ पर सी एच और ओ एच, फिर यहाँ सी एच और ओ एच, और फिर यहाँ सी, और इधर हम लोग लेते हैं यहाँ पे H और इधर H और यहाँ पर OH। तो क्या होगा, यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन एटम देखिए ये होगा और ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल दो पार्ट में बढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर नीचे बढ़ जाएगा। तो यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो 4 है, लेकिन ये अब सिमिलर माना जाएगा, 2 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए, ये में भी कायरल और एकायरल, ये फिर उसी तरह से हम लोग बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ जहाँ जहाँ प्लेनोसिमेट्री होगा वो एकायरल, जहाँ प्लेनोसिमेट्री नहीं होगा वहाँ हो जाएगा कायरल। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। कुछ और कंडीशन, इसमें अब हम लोग लेते हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, इस जगह एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ पर CH3 के लिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं इधर डबल बॉन्ड, तो अब बताइए ये जो कार्बन है इसके साथ H, ये दोनों डिफरेंट, इधर CH2 हो गया, ये कार्बन sp3 है और ये sp2, तो ये दोनों को डिफरेंट माना जाएगा, यानी ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया, और एसिमेट्रिक कार्बन एटम सिर्फ एक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल हो जाएगा, हमेशा कायरल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग फिर लेते हैं ये मॉलिक्यूल ऐसे ही लिए, यहाँ पर CH3 और हम डबल बॉन्ड इस जगह लिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इधर देखिए ये इस साइड, ये तो सेम हो गया, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ CH2 यहाँ CH, फिर ये दोनों को डिफरेंट माना जाएगा, तो ये एसिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम एक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल हो जाएगा। अब हम लोग अगर यहाँ पर लेते हैं इस जगह, अगर हम लोग लेते हैं इस तरह से, अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पर Cl, तो क्या हो जाएगा, ये भी एसिमेट्रिक होगा और ये भी एसिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पर H, इधर ये दोनों डिफरेंट, ये इधर यहाँ Cl हो गया, उसी तरह ये भी यहाँ पर H, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम यहाँ पर 2 होगा और दोनों डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑलवेज कायरल। वैसे ही अब अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग ये मॉलिक्यूल लेते हैं और यहाँ पर दोनों मान लीजिए ये CH3 और ये CH3, तो यहाँ पर ये भी एसिमेट्रिक, ये भी एसिमेट्रिक, तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम तो 2 हो गया और मॉलिक्यूल 2 पार्ट में बढ़ सकता है, यानी कि ये सेम है दोनों, सिमिलर, और सिमिलर होगा तो अब ये डिपेंड करेगा कि ये फिर मे बी कायरल और एकायरल। उसी तरह से वो ड्रॉ करना पड़ेगा कि अगर प्लेनोसिमेट्री हो गया तो क्या हो जाएगा, कायरल नहीं होगा, वो एकायरल हो जाएगा, प्लेनोसिमेट्री नहीं है तो ये कायरल हो जाएगा। तो इस तरह से एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव निकालना।